Hello students, we are back again. In the last class, we have studied till taxonomic categories. हमने start किया था chapter systematics of classifications, जहाँ पे हमने varieties of organisms के बारे में study किया, उनके different patterns, similarities, non-similarities के बारे में study किया. अब next we are moving with the categories, right? So हमने last lecture में कुछ categories के बारे में पढ़ा था. We'll have a quick revision. See everybody. हमने देखा था कि सबसे हाई कैटेगरी होती है किंगडम, राइट? ठीक है, पूरे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ी कैटेगरी थी किंगडम. फिर इसके नीचे छोटे छोटे आते जाएंगे, जैसे किंगडम के बाद आता है फाइलम, राइट? फाइलम के बाद क्लास आएगा, क्लास के बाद बोलो, आप लोग बोलो सकते हैं, फैमिली की ऑर्डर, ऑर्डर, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, राइट? ऑर्डर के बाद फैमिली, फिर जीनस एंड लास्ट स्पीशीज. ये हमारा, हाँ, राइट? हम इसी वे में, इसी पैटर्न में क्लासिफाई करते हैं, राइट? फ्रॉम अप टू डाउन. दिस वाज योर कैटेगरीज, राइट? अब इन कैटेगरीज में ये जो कैटेगरीज आप देख रहे हो, इन्हें हम कंपल्सरी कैटेगरीज कहते हैं, ठीक है? यानी ये मुझे यूज करना ही करना है, कंपल्सरी कैटेगरीज, और इसे हम कहते हैं ऑब्लिगेट कैटेगरीज. ठीक, यहां पे कुछ ऐसी जगह पे हम एक और दो कैटेगरीज को और ऐड करते हैं, बट वो कैटेगरीज सबके लिए जरूरी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए ही एप्लीकेबल है. जैसे कि ये क्लास है, राइट? तो हम क्लास के नीचे सब क्लास भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? सिमिलरली ये फाइलम है, हम फाइलम के नीचे सब फाइलम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और उसी तरह सब किंगडम भी ऐड कर सकते हैं, बट ये सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए नीडेड नहीं है, ठीक है? कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी रहता है, बाकी सबके लिए नहीं है. मोस्टली हम जितने पहले पढ़े हैं वही जरूरी हमारे लिए है. कुछ ऐसे फ्यू ऑर्गेनिजम्स आते हैं जहां पे मुझे इनकी जरूरत पड़ती है. सो जो ये कैटेगरीज आ रही हैं, सब कैटेगरीज, इन सब कैटेगरीज को आप कहते हो फैकल्टेटिव कैटेगरीज. क्या कहेंगे? फैकल्टेटिव कैटेगरीज. applicable to only few organisms. Is that okay? चलिए अब शुरू करेंगे नेक्स्ट हमारा नॉमेनक्लेचर. सी, अब नॉमेनक्लेचर क्या होता है? देखो, बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं. सपोज आप कहीं चल रहे हो, आपको किसी को बुलाना है, आप एक क्लासरूम में बैठे हो, आप अपने फ्रेंड को ए ओ ऐसा करके बुलाओगे? कोई सेंस बनता है यहाँ पे? क्या मैं उस पर्सन को राइट वे में इंडिकेट कर रहा हूं? नहीं, मैं बुलाऊंगा ए हेलो एक्सक्यूज मी. तो दिस इज नॉट द राइट वे टू कॉल एनीबॉडी, ठीक है? सो द पर्सन मस्ट हैव अ पर्टिकुलर नेम. उस पर्सन का कुछ पर्टिकुलर नाम होगा, बराबर? आप नेम कॉल आउट करोगे तो वो स्पेसिफिक पर्सन ही आपकी तरफ मुड़ेगा, राइट? तो उस पर्सन का नेम है कि नहीं? तो इसी तरह हर किसी को डिस्टिंग्विश करने के लिए उसका पर्टिकुलर नेम होता है. अब चाहे आप कहिए वो लोकल नेम कहिए, चाहे आप कहिए उसे साइंटिफिक नेम कहिए, पर नेम तो है. अब वो नेम सिर्फ बिलोंग करता है उसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को, बराबर है? तो वही होता है नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर डेफिनेशन है कि
So nomenclature कहता है एक्चुअली इट इज इंपॉर्टेंट टू नेम एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब इट एंड कम्युनिकेट आइडियाज अबाउट इट। यदि मुझे किसी के बारे में डिस्क्राइब करना है, मैं किसी के बारे में बताना चाहता हूं, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम होना चाहिए, राइट? उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करना है मुझे, कुछ आइडियाज देना है उसके बारे में, तो उसका नाम तो पता होना चाहिए। सो नॉमेनक्लेचर इज जनरली, एक लाइन लिख देता हूं, आप देख लीजिए। ठीक है, so it is important to name an object to describe it and share an idea about it। ठीक है, ये होता है नॉमेनक्लेचर। अगर नॉमेनक्लेचर के डेफिनेशन की बात करें, द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ नेमिंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर। सो अगर डेफिनेशन करें तो डेफिनेशन इसका ये है, आर्ट ऑफ साइंस ऑफ नेमिंग एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। ठीक, अगर एग्जांपल लेना है, आप सभी लोग मैंगो खाते हो, है कि नहीं? हाँ, लेकिन क्या ये मैंगो नेम हर जगह एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं है। हम यहाँ मैंगो कह रहे हैं, चाइना में जाएंगे तो कुछ और नाम होगा उसका, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो कुछ और नाम होगा उसका, राइट? तो हर एक पर्टिकुलर स्पेस, सॉरी, पर्टिकुलर जगह पर, प्लेस पे उस उस ऑब्जेक्ट का नाम अलग है। लेकिन ऐसा एक कॉमन नेम होता है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक नेम। हम अभी पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। अब आप कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में चले जाइए, ठीक है, आप मैंजीफेरा इंडिका कहोगे तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि हम बात कर रहे हैं मैंगो की, ठीक है। तो इसीलिए नॉमेनक्लेचर का पार्ट है इस चीज, मैंजीफेरा इंडिका, जिसको हम कहते हैं मैंगो। अब देखो, अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में हर स्टेट में मैंगो का कुछ ना कुछ अलग नाम होगा, है कि नहीं? महाराष्ट्र में हम लोग हैं तो आंबा बोलते हैं, ठीक है। तो हर जगह एक डिफरेंट नेम है। तो जो लोकल नेम्स होते हैं ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम, इसे हम वर्नाकुलर नेम्स कहते हैं, दैट इज लोकल नेम्स। और दूसरा जो होता है, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होता है, उसे हम कहते हैं साइंटिफिक नेम्स, ठीक है। दो ही तरह के नाम होते हैं, ठीक है। चलो आगे हम इनके बारे में बात करेंगे, वर्नाकुलर नेम और साइंटिफिक नेम्स के बारे में। ठीक है, वर्नाकुलर नेम्स, वर्नाकुलर नेम्स, दीज आर द लोकल नेम्स of an object which differs from place to place। See, महाराष्ट्र में हम अम्बा कहते हैं, किसी दूसरे स्टेट में जाइए तो कुछ और कहेंगे, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री में जाइए तो कुछ और कहेंगे। तो ये उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए ये लोकल नेम हो गया, जिसे हम कहते हैं वर्नाकुलर नेम, राइट। अगर हम नेक्स्ट बात करें साइंटिफिक नेम्स की, अब साइंटिफिक नेम्स क्या है? साइंटिफिक नेम्स वो होते हैं, इट हेल्प्स टू ओवरकम द डिफिकल्टीज रेज्ड बाय कॉमन नेम्स। यानी देखो, अभी मैं महाराष्ट्र में हूँ, मुझे यहाँ के बारे में सिर्फ पता है कि यहाँ पे क्या नाम यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। अब मैं किसी और जगह जा रहा हूँ, अब मुझे पता ही नहीं है कि इस चीज को उस जगह पे क्या बोला जाता है, मैं बोल पाऊंगा?
आप बोलोगे भाई मुझे आम चाहिए, गिव मी मैंगो। सपोज कर लो चाइना में आप गए, तो वहां पे तो मैंगो बोला ही नहीं जाता है। सो व्हाट दे विल अंडरस्टैंड कि आप कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है, तो उस केस में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है जब आप किसी दूसरी जगह जा रहे होते हो और आपको वहां की लैंग्वेज नहीं पता हो, यानी वहां के आप लोकल नेम्स नहीं जानते हो। तो इस केस में साइंटिफिक नेम्स हमें हेल्प करते हैं इन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में, डिटरमाइन करने में, सो दैट यू कुड नॉट फेस एनी डिफिकल्टी देयर इटसेल्फ, राइट। सो दिस साइंटिफिक नेम्स हेल्प्स टू ओवरकम द डिफिकल्टीज रेज्ड बाय कॉमन नेम्स, यानी जो डिफिकल्टीज कॉमन नेम द्वारा उठाई गई हैं, रेज की गई हैं, उसे ओवरकम करने के लिए हम साइंटिफिक नेम्स की डिस्कवरी की है, यानी साइंटिस्ट ने डिस्कवरी किया है। ठीक है, और इन्हें हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स का मतलब ही ये है कि इस चीज को ये प्रॉपरली वर्ल्ड वाइड क्या ये कॉमन होगा सबके लिए, है ना। एक सिस्टमैटिक वे में हमने इसे अरेंज किया है सभी ऑर्गेनिजम्स को, तो ये चीज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। अगर आप क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन हर जगह सेम होती है, कहीं अलग नहीं होगा। ऐसा नहीं कि क्लासिफिकेशन सिर्फ इंडिया के लिए वैलिड है, ऐसा नहीं। जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ये हर जगह के लिए सेम होने वाली है। ठीक है, तो इसी को हमने कहा है सिस्टमैटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम बात करें तो जो साइंटिफिक नेम्स हैं वो हमें उसका मीन, दैट इज उसका मतलब समझाता है, और साथ में इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। इंटरनेशनल आप अगर आउटसाइड जाते हो, आउटसाइड द कंट्री, तो आपको हेल्प करेगा चीज को आइडेंटिफाई करने में। अगर आप इस चीज को सामने वाले को शो करते हो तो एटलीस्ट वो समझेगा तो सही आपको क्या चाहिए, राइट। नेक्स्ट है, इनिशियली द पॉलिनोमियल सिस्टम वाज यूज्ड। अब देखो, जब तक साइंटिफिक नेम्स, हम देखो मैंजिफेरा इंडिका, ये ऐसे दो वर्ड है सिर्फ, राइट, है ना। लेकिन उसके पहले जब शुरुआत हुई थी साइंटिफिक नेम्स की, तो साइंटिफिक नेम्स स्टार्टिंग में इनिशियली इतने छोटे नहीं हुआ करते थे। अभी क्या करते थे उस टाइम लोग कि उस ऑब्जेक्ट में वो जो देख रहे हैं, जैसे उनके कैरेक्टर को, कैसा वो दिख रहा है, कैसा उसका कलर है, कैसा उसका पैटर्न है, ठीक है, तो ये सारी चीजों को देख के वो उनका साइंटिफिक नेम रखते थे। और वो साइंटिफिक नेम एक एक दो दो लाइन का होता था। अब बड़ा ऑब्वियस सी बात है, वो एक एक दो दो लाइन के साइंटिफिक नेम्स किसी को याद नहीं रहने वाले, है कि नहीं। तो उसके लिए फिर धीरे धीरे जब इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे जब चीजें इवॉल्व हुई, तब ये सारी चीजों को कंसाइज करके हमने शॉर्ट नेम्स यूज किया, वन वर्ड और टू वर्ड। ठीक है, इसके लिए सर्टेन रूल्स भी बनाए हैं कि अगर सपोज कीजिए आपको कोई ऐसा साइंटिफिक नेम आपने डिस्कवर किया है और आपको उसे यूनिवर्सली क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए सर्टेन रूल्स बने हुए हैं। वो रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपका नेम फिट होता है जो आपने डिस्कवर किया किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, तो ही वो एक्सेप्टेड होगा, इधरवाइज वो एक्सेप्टेड ही नहीं होगा। ठीक है, एक्सेप्ट ही नहीं होगा। वो सर्टेन रूल्स अभी देख लेंगे क्या है। ठीक है, अब ये जो हमने कहा पॉलिनोमियल सिस्टम, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पॉली यानी मैनी, ठीक है, यानी हमने उस ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को देख के उसके अलग अलग नाम लिखे हैं। ठीक है, अब वो एक एक दो दो लाइन के नेम्स तो किसी को याद नहीं रहेंगे। अगर वो एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म होता तो याद भी हो जाता। हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारे हैं, लैक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, उससे भी ज्यादा है, तो कितना नाम को याद रखेगा। ठीक है, इसीलिए फिर पॉलिनोमियल सिस्टम को बाद में हटाया गया और उसके बाद हमने दूसरे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया साइंटिफिक नेम्स को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसी चीज को ओवरकम करने के लिए, यानी इसी चीज से बचने के लिए, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कार्ल लिनेस। ठीक है, नहीं दिखेगा। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट है कार्ल लिनेस, जिन्होंने बुक लिखी थी स्पीशीज प्लैनेटरम।
ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी, रोट अ बुक स्पीशीज प्लैनेटरियम। ठीक है, प्लैनेटरियम, सॉरी सॉरी, एक मिनट। ठीक, ये लिखा था इन्होंने को। अब कार्ल लिनेस ने इंट्रोड्यूस किया था बाइनोमियल सिस्टम को। ठीक है, बाइनोमियल क्या होता है? बाइनो मतलब टू, यानी जो भी नाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ दो शब्दों में होगा। देखो, हमारा भी नाम दो शब्दों में होता है कि नहीं होता है? फर्स्ट नेम लास्ट नेम, राइट? तो हमें कोई अगर आइडेंटिफाई करना होगा तो हम अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से आइडेंटिफाई करा सकते हैं। उसी तरह जो भी स्पीशीज है, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए भी हमने यही सिस्टम यूज किया था, बाइनोमियल सिस्टम। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे ही इंट्रोड्यूस द बाइनोमियल सिस्टम। ठीक है, बाइनोमियल सिस्टम का मतलब हुआ टू नेम्स। ठीक है, किसी भी स्पीशीज के दो नेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे में होता है फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। ठीक, दिस वाज नेक्स्ट। और नेमिंग के लिए इन्होंने दो कोड्स इंट्रोड्यूस किए थे। वो कोड यही था, वही फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाला। ठीक है, सॉरी, दो कोड दूसरे कुछ है। देखो, सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक ICBN करके। ठीक है, यानी इन्होंने दो कोड्स इंट्रोड्यूस किए, जिसमें से सबसे पहला कोड था ICBN। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। बोटानिकल मतलब प्लांट्स। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है प्लांट्स। इसी तरह एनिमल्स के लिए भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था दूसरा कोड, जिसको हम कहते हैं ICZN। आप लोग गेस कर सकते हो क्या हो सकता है ये? राइट, ये होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजी नोमेनक्लेचर। Understood? So this was the two code which was introduced by Carl Linnaeus in order to what? Introduce the naming system, that is binomial system for plants and animals. ठीक है, नेक्स्ट। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। अब ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो था, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था, क्योंकि बाइनोमियल में क्या होता था, हम दो ही वर्ड्स में नेम लिखते थे। अब जनरली अगर मैं बात करूं तो इनके लिए एक स्पेसिफिक सर्टेन रूल्स हैं। वो रूल्स ऐसा है कि जो नाम होना चाहिए, विच शुड नॉट बी लेस देन 3 लेटर्स और नॉट मोर देन 13 लेटर्स। यानी ये जो शब्द बनता है नाम का, ये 3 लेटर से ना कम होना चाहिए, ना 13 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इन बिटवीन होना चाहिए, तो ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, बट ऑब्वियसली बात है, इतने बड़े नाम को अगर हमें इन शॉर्ट करना है, तो वो सर्टेन स्पेसिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। देखिएगा,
देखो, सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज फर्स्ट इज लैटिन वर्ड एंड द सेकंड इज ग्रीक वर्ड। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल के लिए लिया जाए, हमने मैंगो लिखा था एग्जांपल में, तो देखना यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, अब ये जो नाम बना है ये बाइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग बना है। ठीक है, अब इस नाम का कुछ मतलब भी निकलता है। देखो, जनरली जो ये मैंजीफेरा वर्ड है, ये मैंजीफेरा डिनोट करता है, क्या पता है आपको? ये मैंजीफेरा डिनोट करता है स्पीशीज। ठीक है, ये मैंजीफेरा जो वर्ड है ये डिनोट करता है स्पीशीज, यानी ये कौन से स्पीशीज से बिलोंग कर रहा है। और जो इंडिका है ये इनके जीनस को इंडिकेट करता है। सॉरी, जीन्स नहीं लिखे, जीन्स लिख दिया मैंने, बताओ। हाँ, जीनस को इंडिकेट करता है। ठीक है, सो हाउ दिस द फर्स्ट रूल वाज मेड। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो जेनेरिक एपिथेट इज अ सिंपल नाउन, इट शुड बी कम फर्स्ट एंड बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। अब दूसरा रूल ये है कि जब हम किसी के नाम को बना रहे होंगे, यानी राइट बाइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी नाम को आप बना रहे हो, तो उसका रूल ये है कि जो सबसे पहला वर्ड होता है, पहला वर्ड जिसको जेनेरिक एपिथेट कहते हैं, जो नाउन होता है, ये वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। बड़ा भी सी बात है, हम लोग अपने नाम जब लिखते हैं तो नाम लिखने के दौरान, नाम लिखो जब आप कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हो लिखना, आप लिखते टाइम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हो, ये हम बचपन से पढ़ते हैं ग्रामर में, राइट। तो यहाँ पे भी वही है कि जो फर्स्ट वर्ड होगा, फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होना चाहिए, और जो फर्स्ट वर्ड होता है जनरली नाउन होता है। ठीक है, जेनेरिक एपिथेट, जेनेरिक एपिथेट का मतलब जेनेरिक नेम। ठीक है, और हाँ, जो जेनरिक एपिथेट होता है ना, जो जेनरिक नेम होता है वो सबसे पहले आना चाहिए। यानी जो ये जेनरिक नेम है मैंजीफेरा, ये सबसे पहले आया ना, इंडिका तो बाद में आया, यानी स्पीशीज का नाम पहले आएगा फिर उसके जीनस का नाम आएगा, इस तरह से। ठीक है, इट शुड कम फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा अगर देखेंगे तो अब यहाँ पे हमने स्पीशीज का नाम लिख लिया है, राइट। अब नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट जो डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव को। ठीक है, अब देखो, हम किसी के बारे में जब क्या बताते हैं तो मैं उस चीज को डिस्क्राइब कर रहा हूँ ना, राइट। और डिस्क्राइब करने के लिए कौन आता है? एडजेक्टिव आता है, बोलो। यानी ये जो स्पेसिफिक एपिथेट है ये क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। ऑब्जेक्टिव नहीं, एग्जेक्टिव। समझ में आपको ये चीज? एक छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये जीनस यहाँ आएगा और स्पीशीज यहाँ पे आएगा। देखिएगा यहाँ पे, ये जीनस है, जीनस पहले आएगा और स्पीशीज उसका बाद में आएगा। ठीक है,
तो जो हमने जेनेरिक एपिथेट की बात की थी वो जीनस के लिए हमने बात किया था, ठीक है। जेनेरिक नेम जो था वो जीनस से रिलेटेड होता है। मिसकंफ्यूजन हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट, जो हम स्पेसिफिक एपिथेट की बात कर रहे हैं, ये जो स्पेसिफिक एपिथेट आप देख रहे हो, ये स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है वो स्पीशीज के लिए डिटरमाइन किया जाता है, ठीक। ये स्पीशीज के लिए बताया जाता है। अब डिस्क्राइब्स लाइक एन एडजेक्टिव एंड इट शुड कम लास्ट and supposed to be in a small letters and must be in small case और small letters, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज द थर्ड रूल। आपको समझ में आया चीज। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बात करेंगे साइंटिफिक एपिथेट की। सो साइंटिफिक एपिथेट क्या कहता है, मस्ट बी अंडरलाइन सेपरेटली। देखो, अब जब हम साइंटिफिक नेम हाथ से लिखते हैं, ठीक है, जब इट इज रिटन बाय हैंड, सो इट शुड बी अंडरलाइंड प्रॉपरली, ठीक है। जब आप मैन्युअली पेन से इस साइंटिफिक नेम को लिखते हो तो उसे अंडरलाइन करना होता है बाय रूल। सेकेंड थिंग, इफ यू आर टाइपिंग दिस नेम ऑन कंप्यूटर, ठीक है, इफ यू आर टाइपिंग दिस नेम, सो द फॉन्ट मस्ट बी यूज्ड इटैलिक्स, यानी आप इस नाम को इटैलिक्स में टाइप करोगे। सो ये रूल कहता है, अगर हाथ से लिखेंगे तो हम इस नेम को लिखने के बाद अंडरलाइन करेंगे, और अगर हम कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं तो मुझे इटैलिक्स में टाइप करना होगा। इज दैट अंडरस्टूड? ठीक है, इसे हम कहते हैं साइंटिफिक एपिथेट। द वर्ड नहीं, द नेम। underlined if handwritten and italic font should be used while typing। समझ में आया सभी को चीज? चलिए, ये था साइंटिफिक एपिथेट, दैट इज फोर्थ रूल। जो फिफ्थ रूल क्या कहता है, फिफ्थ रूल कहता है कि जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट शुड नॉट हैव लेस देन 3 एंड मोर देन 13 लेटर्स, ठीक है। Generic and specific epithet should not have less than 3 and more than 13 letters, ठीक है। तो इसका मतलब ये चीजें फिक्स्ड हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये है कि इसमें हम जैसे मैंगो ही ले रहे हैं वापस से, देखो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ड का जो लेटर्स हो 13 होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कहना ये चाह रहा था ये कि जो जेनेरिक और साइंटिफिक एपिथेट दोनों, ठीक है, मतलब ये क्या है, सॉरी, ये क्या है, जेनेरिक एपिथेट, ये है साइंटिफिक एपिथेट। तो
दिस इंडिविजुअली should not have less than and more than 3 and 13 letters respectively। ठीक है, तो इसके लिए अलग बात होगी, इसके लिए अलग, यानी इंडिविजुअली बात हो रही है। ठीक है, एक चीज और कि ये साइंटिफिक नेम के साथ में लास्ट में हम जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, यानी इस मेथड को, बाइनोमियल सिस्टम को, वो थे कार्ल लिनेस जैसे, तो हम उनके नेम का फर्स्ट लेटर लिखेंगे, वो भी कैपिटल में, इस तरह से। ठीक है, तो एल जो है, एल स्टैंड्स फॉर लिनेस। समझ में? ये थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के सारे रूल्स। ठीक है, तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग की जाती है, और अगर ये रूल्स में फिट होता है तो वो वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, और उसे एक्सेप्ट करने के लिए भी सर्टन ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। ठीक है, हम टेक्स्ट बुक को भी थोड़ा देख के चलते हैं। देखो, ये हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के सारे रूल्स पढ़े। ठीक है, आगे चलते। अब यहां देखो, थोड़ा सा ये टेबल देखना जरूरी है। Before 2011, the code which was set up to confirm the scientific name was ICBN, means International Code for Botanical Nomenclature। 2011 से पहले हम ICBN को ही फॉलो करते थे फॉर नॉमेनक्लेचर, नामकरण करने के लिए ऑर्गेनिजम्स के, राइट। लेकिन रिसेंटली यहाँ पे अगर हम देखें तो 19th इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस वाज हेल्ड इन शेंजन, चाइना इन जुलाई 2017, एंड दिस कोड वाज कॉल्ड एज शेंजन कोड। सो द ओल्ड कोड, जो आईसीबीएन पहले पुराना कोड था हमारा, इसको चेंज कर दिया गया आईसीएनएएफपी, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर फॉर अलगे, फंगाई एंड प्लांट्स। ये तीनों के लिए इन्होंने अलग कोड डिटरमाइन किया है। ठीक है, जो हम अभी किंगडम में पढ़ेंगे हमारे। दिस कोड वाज पब्लिश्ड ऑन 26 जून 2018। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेम्स ऑफ सनफ्लावर इज हेलियांथस एनस। ठीक है, अब इस कोड के अकॉर्डिंग सनफ्लावर का अब नाम ऐसे इन्होंने रखा, जो था हेलियांथस एनस, एंड हियर हेलियांथस जो इंडिकेट करता है उसके जीनस को जेनेरिक एपिथेट, एंड सेकंड जो एनस है वो क्या करता है, स्पेसिफिक एपिथेट। दो ही चीजें होती हैं, एक जेनेरिक एपिथेट होगा और एक स्पेसिफिक एपिथेट होगा। जेनेरिक वाला जीनस डिटरमाइन करेगा और स्पेसिफिक वाला स्पीशीज डिटरमाइन करेगा। ये चीज क्लियर है? स्क्रीन ऑन। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे किसके साथ, किंगडम के साथ में। देखिए, अब शुरू करेंगे हमारे साइलेंट फीचर्स फाइव किंगडम। देयर आर टोटल 5 किंगडम्स, टोटल 5 किंगडम्स होते हैं, जिनमें से सबसे पहला होता है किंगडम मोनेरा, फिर किंगडम प्रोटिस्टा, फिर किंगडम क्या, फंगाई, फंजाई, फंगाई कुछ भी, फंगी कुछ भी है। उसके बाद किंगडम प्लांटे, फिर लास्ट किंगडम एनिमेलिया, इसमें हम आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे किंगडम मोनेरा से। तो जो मोनेरा है, तो लिख लेते हैं चलो पहले। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखना है यहाँ पे, सबसे पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। ठीक, ये है मेरे 5 किंगडम्स। ठीक है, अब शुरू शुरू में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्हें कैसे क्लासिफाई किया गया था, थोड़ा वो देख लेते हैं। देखो, हर चीज इनिशियल लेवल पे स्टार्ट तो होती है, बिगिन तो होती है, बट धीरे धीरे एवोल्यूशन आता है। एवोल्यूशन इमीडिएट नहीं आता है।
अब जरूरी नहीं कि मैंने कोई चीज स्टार्ट की है तो वो सही ही हो, लेकिन मैंने कोशिश तो किया। तो इसी तरह स्टार्टिंग में कुछ चीजें ऐसी थी जो बाद में रिमूव कर दी गई बिकॉज वो फिट नहीं हो रहा था। कहाँ पे? अपने नोमेनक्लेचर में। अब देखो कैसे। सबसे पहले हमने देखा था कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे तो हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कैसे किया था, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन से और उनके लोकोमोशन से। कैसे? सबसे पहला था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी खाना खाते हैं या नहीं खाते हैं, और दूसरा था लोकोमोशन। लोकोमोशन यानी वो क्या मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखेगा। तो अगर हम बात करें प्लांटे की, तो अगर हम बात करेंगे प्लांटे की, तो इन्होंने बताया, इन्होंने क्लासिफाई किया था प्लांटे और एनिमिलिया के बीच में। तो प्लांटे में ये कहते हैं कि प्लांटे में कोई मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है, ठीक है, और एनिमिलिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये कहते हैं प्लांटे में लोकोमोशन नहीं है, लेकिन एनिमिलिया में लोकोमोशन है। लेकिन ये दोनों चीजें गलत है। अब प्रोटिस्ट एक ऐसी चीज होती है जो प्लांटे और किंगडम एनिमिलिया दोनों के कैरेक्टर दिखाता है। अब वो लोकोमोशन भी दिखा रहा है, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी खुद तो खाना नहीं बनाता है, वो किसी और पे डिपेंड करता है। अब चलो ये वाली चीज तो सही हो गई प्लांटे वाली, लेकिन एनिमलिया एनिमिलिया में मतलब ये इनका जो लोकोमोशन है, प्लांटे में कह रहा है लोकोमोशन नहीं होता, बट उसमें तो लोकोमोशन हो रहा है ना। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोनों कैरेक्टर किसी और में देखी जाती हैं, तो हम सिर्फ इन बेसिस पे क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ORG मतलब ऑर्गेनिज्म, organisms like bacteria, fungi show both characters। ठीक है, तो इसीलिए हम सिर्फ इन बेसिस पे क्लासिफाई नहीं करते हैं, हमारे पास क्लासिफाई करने के लिए और तरीके बने हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। अरे हम्म, देखो, तो शुरू करेंगे सबसे पहला किंगडम जो है किंगडम मोनेरा। डन, चलो। सी, किंगडम मोनेरा में जनरली आते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, अगर मोनेरा में बात करें तो मोनेरा में आने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे के सारे यूनिसेल्युलर होते हैं। कैसे होंगे? यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ये सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होंगे। क्या होंगे? ऑल आर प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट क्या होता है? प्रोकैरियोट का मतलब होता है कि ये ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करेंगे, यानी ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये दूसरों पे डिपेंडेंट है। समझे? बैक्टीरिया, हाँ, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं वहां से। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने सॉरी 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 ये गलत बता दिया मैंने। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी प्रिमिटिव ओल्ड, और साथ में इनके पास डीएनए नहीं होता है। ठीक है, वो मैंने न्यूट्रिशन में चला गया, मैं न्यूट्रिशन की बारी बाद में आएगी। अभी हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक के बारे में। तो ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, इनके पास डीएनए नहीं होता है। ठीक है, और जो यूकेरियोटिक होते हैं, यूकेरियोटिक को हम लिविंग सेल कहते हैं, और उन लिविंग सेल में डीएनए होता है। ठीक है, चलिए, ये सारे के सारे जो मोनेरा में आने वाले स्पीशीज हैं, ये सारे के सारे क्या है? प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो दे आर ओमनी प्रेजेंट। कहाँ पे? दे आर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है कि ये स्पीशीज जो है हर जगह प्रेजेंट होंगी, यानी आपके अगल बगल में भी, आपके अराउंड भी ये बैक्टीरिया कहीं ना कहीं होंगे ही होंगे, और वो बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, है कि नहीं?
कितने माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं बैक्टीरिया ये, ठीक है, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें भी कुछ गुड बैक्टीरिया भी होता है, कुछ बैड बैक्टीरिया भी होता है। अब जैसे गुड बैक्टीरिया कौन सा हो गया, लैक्टोबैसिलाई, जो हम मिल्क प्रोडक्ट्स में देखते हैं, दही बनती है, दही, जो दही बनती है मिल्क से, वो किससे वजह किससे किससे बनती है, वो लैक्टोबैसिलस से बनती है। लैक्टोबैसिलस एक गुड टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, और बैड बैक्टीरिया मतलब जो हमें हार्म करे। हमारे बॉडी में कई सारे बैक्टीरियल इंफेक्शन होते हैं, वो बैड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। सबके बारे में देखेंगे, राइट। नेक्स्ट, इसका मीनिंग लिख देता हूं यहाँ पे, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। चलो नेक्स्ट देखेंगे। तो मॉर्फोलॉजिकली यानी हम इनको, इनके एक्सटर्नल अपीयरेंस को देख के, बाहर से, यानी ये कैसा होगा, तो एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी मॉर्फोलॉजी कहते हैं उसे। तो मॉर्फोलॉजिकली हम इन्हें 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। Morphologically, it is divided into 4 groups. सबसे पहला जो आता है वो आता है स्पेरिकल, यानी अगर ये स्पेरिकल शेप में होंगे, ठीक है, इनका शेप अगर स्पेरिकल होगा तो इन बैक्टीरिया को हम कहते हैं कोकाई। क्या कहेंगे, कोकाई। अगर ये बैक्टीरिया रॉड शेप है तो रॉड शेप बैक्टीरिया को हम कहेंगे बैसिलाई। क्या कहोगे, बैसिलाई। अगर ये कॉमा शेप है, कॉमा मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है, अगर ये कॉमा शेप है तो इनका नाम होता है विब्रियो। और जो लास्ट एक होता है स्पाइरल शेप, उसे हम कहेंगे स्पाइरुलम, ठीक है, स्पाइरुलम कहते हैं, ठीक है। दिस आर द 4 ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, जिन्हें हम मॉर्फोलॉजिकली क्लासिफाई करते हैं। मॉर्फोलॉजिकली यानी बेस्ड ऑन उनके एक्सटर्नल अपीयरेंस पे। क्लियर है, चलिए यहाँ पे हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। देखिए, ठीक है, एक बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं बहुत सिंपल वे में। ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ। ठीक, देखिए, बैक्टीरिया के वॉल्स की कुछ लेयर्स होती हैं, ठीक है, एक एक लेयर देखना है आपको। देखना है यहाँ पे सबसे पहला लेयर तो हमने ऑलरेडी बना दिया है, ये सेकेंड लेयर है, ठीक है। तो सबसे पहले लेयर की अगर नेमिंग की जाए तो ये जो फर्स्ट लेयर आपको दिखाई दे रहा है, इस लेयर को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये होती है सेल मेम्ब्रेन। हाँ, हर बैक्टीरिया में 3 लेयर देखी जाएंगी। जनरली कुछ स्पीशीज में 2 ही देखी जाती है, एक सेल वॉल एक सेल मेम्ब्रेन, लेकिन बैक्टीरिया जो मोनेरा की स्पीशीज है इनमें सारे बैक्टीरिया में आपको 3 लेयर मिलती है, ठीक है। जो दूसरी लेयर आप देख रहे हो, ठीक है, ये दूसरी लेयर आप देख रहे हो, ये सेल वॉल है। सेल वॉल के बारे में तो सब जानते हो आप, सारे स्पीशीज में प्रेजेंट है, जैसे कि प्लांट्स में प्रेजेंट है, प्रोटिस्ट में प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके अलावा इनके बाहर की तरफ एक और लेयर होती है, ठीक है,
ये लेयर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होती है, यानी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, इसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। ये एक तरह की एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन से इस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जब तक कोई चीज बैक्टीरिया की बॉडी तक नहीं पहुंच जाती तब तक बैक्टीरिया मरता नहीं। ठीक है, तो ये ग्लाइकोकैलिक्स एक तरह से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये बहुत हार्ड होता है। ठीक है, देखो इस ग्लाइकोकैलिक्स में दो चीजें हैं, अगर ये हार्ड है तो इसे हम कैप्सूल कहेंगे, और अगर ये सॉफ्ट है तो इसे हम स्लाइम लेयर कहेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप का होता है, अगर ग्लाइकोकैलिक्स हार्ड है, ठीक है, सॉलिड है, तो इसे हम कहेंगे कैप्सूल, और अगर ये सॉफ्ट हुआ तो इसे हम कहेंगे स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर यानी जेली के जैसा। ठीक है, देखो यहाँ, अब इसके बाद थोड़ा सा इनकी और स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने मिलते हैं, बहुत हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इनके बॉडी में होता है, ऐसे इस तरह से। ठीक है, अब अगर जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं पता है, ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। अब कैसा अटैचमेंट, अटैचमेंट इन द सेंस, सपोज कीजिए आपके बॉडी में बैक्टीरिया गया, राइट, आपके बॉडी में बैक्टीरिया एंटर कर रहा है। अब हमारे बॉडी में तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं, एसिड्स हैं, और हमारे खुद के प्रोटेक्शन हैं एंड डब्ल्यूबीसीज हैं, तो ये उन्हें मार सकते हैं। तो देखो इन सारी चीजों से बचने के लिए जो ये जो आप देख रहे हो ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम पिलाई कहते हैं। क्या कहते हो, पिलाई कहते हैं। ये क्या करते हैं पता है, ये हमारी बॉडी में जाने के बाद इन्हीं पिलाइस के हेल्प से अपने आप को हमारे बॉडी वॉल्स से पकड़ लेते हैं, अटैच कर लेते हैं, ताकि कोई भी चीज इन्हें डिस्ट्रॉय ना कर सके, यानी ये एक जगह पे रेजिस्ट कर सके, इसलिए ये पिलाई काम करता है। ठीक है, दूसरा इनकी बॉडी में फ्लैजेला भी होता है। ठीक है, अब फ्लैजेला क्या होता है, फ्लैजेला इनको मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से फ्लैजेला होगा, जो फ्लैजेला इन बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करता है। मूवमेंट समझते हो आप लोग, ठीक है, और फ्लैजेला अगर नहीं होगा तो इनके पास सीलिया होता है। देखो या तो फ्लैजेला होगा या तो सीलिया होगा। सीलिया भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये भी मूवमेंट में हेल्प करता है। सीलिया हमारी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट है, हमारे ट्रेकिया में प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी प्रेजेंट है, ओवरी के पास में भी सीलिया होता है। ठीक है, तो सीलिया एक स्ट्रक्चर है जो मूवमेंट में हेल्प करवाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो है ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का या तो म्यूरिन का। हर चीज किसी न किसी से बनी है। तो सेल वॉल जो है ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन का, मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन का मतलब होता है, पेप्टिडो का मतलब है प्रोटीन और ग्लाइकोन का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर होता है पेप्टिडोग्लाइकन। दिस वाज अबाउट योर बैक्टीरिया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पे इनके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरह से, यानी डीएनए। ठीक है, और इनके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यानी नॉर्मल डीएनए तो होगा ही होगा, ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि वेक्टर का काम करता है। ठीक है, यानी अगर हम, चलो सब बीमारी के बारे में बाद में पढ़ेंगे, अभी आगे देखते हैं, चलो। आओ, these are unicellular organisms with prokaryotic cellular organization, ये हमने पढ़ा। मोनेरा इंक्लूड करता है यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को, ये ओमनी प्रेजेंट है यानी हर जगह अवेलेबल है। दे आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी दैट इज हैबिटेट व्हिच आर नॉट जनरली इनहैबिटेड बाय अदर लिविंग बीइंग्स, यानी ऐसे ये हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं जहां पे दूसरे ऑर्गेनिजम्स नहीं मिलते, यानी अदर हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें वो तो हर जगह नहीं मिलते ना, डैम्स प्लेसेस पे नहीं मिलेंगे। डैम्स यानी
खाली जगह पे नहीं मिलेंगे, गंदी जगह पे नहीं मिलेंगे। लेकिन ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो गंदी जगह हो, चाहे वो साफ जगह हो, चाहे वो कैसी भी जगह हो, चाहे वो हार्श कंडीशन हो, चाहे वो सॉफ्ट कंडीशन हो, ये हर एक कंडीशन में अवेलेबल रहेंगे। यानी बैक्टीरिया ऐसी चीज है जो हर एक कंडीशन को बेयर कर सकती है, बर्दाश्त कर सकती है, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, न्यूट्रिशनली फ्यू आर फोटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉप्स। अगर बैक्टीरिया की बात करो तो बैक्टीरिया कुछ ऐसी होती हैं जो फोटोट्रॉपिक होती हैं। फोटोट्रॉपिक का मतलब फोटो यानी लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स, यानी दे मेक देयर फूड बाय केमिकल मीन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बट मेजोरिटी आर हेटरोट्रॉपिक इन नेचर, यानी मेजरली सारे बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक होते हैं। भाई कोई अपना खाना खुद नहीं बनाता, बहुत कम होते हैं जो अपना खाना बनाते हैं, उसके बारे में दिया गया है आगे। These organisms do not have a well defined nucleus, but obviously बात है ये प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स में कभी न्यूक्लियस नहीं होता, यानी डीएनए नहीं होता है, और डीएनए होगा भी तो वो प्रिमिटिव डीएनए होता है, कभी वो लिविंग डीएनए नहीं हुआ उनके अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट, some small circular molecules of DNA are extra chromosomal genetic elements are called as a plasmid। अभी मैंने जो ये स्ट्रक्चर बताया आपको, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जो एक्स्ट्रा डीएनए मैंने बनाया आपको दिखा है आपको, एक मिनट, ये जो एक्स्ट्रा डीएनए आप देख रहे हो, नहीं आएगा, ये जो एक्स्ट्रा डीएनए देख रहे हो इसी को हम कहते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। ये स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, यानी नॉर्मल डीएनए के अलावा भी इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है और उसका नाम होता है प्लाज्मिड। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन व्हिच इज अ पॉलीमर ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट, अब जो ये हमने चारों पढ़ लिया था, फोर टाइप्स के ये मॉर्फोलॉजिकली फोर टाइप्स के ग्रुप देखे थे हमने, कोकस, बैसिलस, विब्रियो एंड स्पाइरलम। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, अब सपोज कीजिए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए ये सारी चीजें जो होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल में प्रेजेंट होती है। लिविंग सेल मतलब हमारी सेल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और प्लांट के सेल से प्रेजेंट होती है, तो ये दोनों सेल्स लिविंग होती है, राइट। लेकिन ये लिविंग सेल्स नहीं है, ये प्रोकैरियोट्स है। इनके अंदर ना माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, ना ईआर मिलेगा, ना गोल्गी बॉडी मिलेगा, ना लाइसोसोम मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें लिविंग सेल्स हैं, ये सब के लिए हमारे पास एक अलग चैप्टर है 11th में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, राइबोसोम्स आर स्मॉलर इन साइज देन इन यूकेरियोटिक सेल्स। जो यूकेरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स होते हैं, इनमें उनसे छोटे राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो 70s के होते हैं। 70s राइबोसोम का यूनिट होता है, और ये 70s फर्दर क्लासिफाई होता है, ये 70s फर्दर क्लासिफाई होता है 30s और 50s में। एक मिनट देखो, 70s यानी अगर हम राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70s का पाया जाता है। 70s क्लासिफाई होता है फर्दर 50s एंड 30s में। अब इसका मतलब ही क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है एस क्या होता है, 30s 50s क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो राइबोसोम होता है कुछ इस तरह से होता है, देखो, ठीक है। इसे हम कहते हैं लार्जर यूनिट, इसे हम कहते हैं स्मॉलर यूनिट। अगर राइबोसोम की बात करूं, थोड़ा बता देता हूं राइबोसोम के बारे में क्या होता है। हम जब पढ़ते हैं 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें पता चलता है कि जो राइबोसोम होता है, ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमीनो एसिड को लेकर जाता है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमीनो एसिड लेकर आता है अपने साथ में। जब डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनता है, यानी ये यहाँ पे मेरे कोड्स को लेकर चलता है साथ में, जो अमीनो एसिड के साथ बाइंड होकर प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, इसीलिए राइबोसोम आता है, ठीक है। आगे देखिएगा, तो राइबोसोम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है लार्जर यूनिट, एक होता है स्मॉलर सब यूनिट। और ये लार्जर सब यूनिट होता है 50s का, और स्मॉलर सब यूनिट होता है 30s का। दोनों मिलके बनते हैं 70s, ये वाले। अब ये जो S है, ये S स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग यूनिट। क्या? स्वेडबर्ग यूनिट इसका नाम है। अब स्वेडबर्ग यूनिट क्या है? ये एक सेडिमेंटेशन कांस्टेंट है। सेडिमेंटेशन कांस्टेंट का मतलब ये है कि सपोज कीजिए मैंने बहुत सारे राइबोसोम्स को एक टेस्ट ट्यूब में लिया और मैंने उसे सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज का मतलब एक मशीन में डाल के बहुत जोरों से घुमाया मैंने एक सोल्यूशन में, ठीक है। तो नीचे जितने भी राइबोसोम्स जमा हो जाएंगे उसे हम कहते हैं सेडिमेंट। सेडिमेंट तो पता है आपको, जो नीचे जमा हो जाता है, तो वो सेडिमेंट होता है। और
जितने राइबोसोम नीचे जमा हो जाएंगे वही होता है सेडिमेंटेशन कांस्टेंट, और उसी को हम कहते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। अब समझ में आया एस स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग यूनिट क्या है? ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट होता है सेडिमेंटेशन कांस्टेंट, यानी सेंट्रीफ्यूज करने के बाद टेस्ट ट्यूब में जितना भी राइबोसोम नीचे बच जाता है वही होता है मेरा सेडिमेंटेशन कांस्टेंट। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। अब हमारे पास कुछ बैक्टीरियल सेल्स है डिफरेंट टाइप्स के, जिसमें से एक होता है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा होता है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? देखो, these are the differentiated from other bacteria on the basis of their cellular features. The bacteria are mostly found in extreme environments. देखिए, जो आर्की बैक्टीरिया होता है वो हार्श एनवायरनमेंट में जल्दी पाया जाता है, यानी ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशंस को भी बेयर कर जाता है, यानी झेल जाता है। ठीक है, अब देखो, और इन्हीं को हम कहते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स, यानी एक्सट्रीम कंडीशन को जो झेल जाए यानी उसे पसंद करे उसे हम कहते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। फाइल्स यानी लव। ठीक है, दे आर फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ प्लेसेस फ्रॉम वोल्केनिक क्रेटर्स टू सॉल्टी लेक्स एंड हॉट स्प्रिंग्स। सोचो, वो वोल्केनो के पास भी पाया जाता है, सॉल्ट लेक्स में भी पाया जाता है, हॉट स्प्रिंग्स यानी हॉट टेम्परेचर में भी पाया जाता है। ठीक है, देयर एबिलिटी टू विथस्टैंड विद द हॉस्टाइल एनवायरनमेंट स्पीक्स ऑफ दिस कैपेसिटी टू सर्वाइव इन वेरी सीवियर कंडीशन, यानी इनके अंदर ऐसी टेंडेंसी है, कैपेबिलिटी है कि ये सीवियर से सीवियर कंडीशन को सर्वाइव कर जाए। ठीक है, बैक्टीरिया कैन विथस्टैंड विद द हाई सैलिनिटीज, यानी जो जिस पानी में बहुत ज्यादा नमक होता है, समुद्र के पानी में खारा पानी होता है, उसे हम कहते हैं हेलोफाइल्स। जहां पे ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को सर्वाइव कर जाते हैं उसे हम कहते हैं थर्मोफाइल्स। थर्मो यानी हीट। ठीक है, तो अगर वो टेम्परेचर्स को सर्वाइव कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर्स को, तो थर्मोफाइल्स। अगर हाई सैलिनिटी यानी ज्यादा नमक वाले पानी को सर्वाइव कर जा रहा है तो हेलोफाइल्स। Very common example is methanogenic bacteria which are found in the gut of ruminant animals. Ruminant animals का मतलब होता है cow and buffaloes. ठीक है, उनके गट यानी गट का मतलब होता है इंटेस्टाइन, तो उनके गट में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया हेल्प करता है मीथेन की प्रोडक्शन में। आपको पता है कि जो रूमिनेंट एनिमल्स के काउ डंग्स होते हैं उनमें लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन होता है, और इसी मीथेन की वजह से वो काउ डंग जो है बर्न होता है, जलता है कि नहीं? सेल वॉल इज विदाउट पेप्टिडोग्लाइकेंस, यानी नॉर्मल बैक्टीरिया में हमने क्या देखा, अभी पढ़ा था कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन्स, राइट। लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया होता है इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल होगी भी तो वो बिना पेप्टिडोग्लाइकेन की होगी। रिप्रोडक्शन इज बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनिज्म दो पार्ट्स में बट के अपने एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करे उसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। जैसे अमीबा होता है, हाइड्रा होता है, ये क्या करते हैं, अपने ही पार्ट्स को डिवाइड करते हैं और वो हर एक पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो जो बाइनरी फिजन से करते हैं वो बाइनरी फिजन वाले होंगे, तो ये रिप्रोडक्शन बाइनरी मेथड से कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है यू बैक्टीरिया, दीज आर कॉमनली रेफर्स ट्रू बैक्टीरिया। देखो, यू वर्ड का ही मतलब है लिविंग यानी ट्रू, राइट। सो दिस आर ट्रू बैक्टीरिया, और इनके पास सेल वॉल भी होगी पेप्टिडोग्लाइकेन की, एंड दे आर जनरली ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स आर फोटोसिंथेटिक क्लोरोबियम यानी ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड क्रोमैटियम और कीमोसिंथेटिक लाइक सल्फर बैक्टीरिया। ये हो सकता है कि ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो खाना खुद बनाते हैं, या फिर कीमोसिंथेटिक होते हैं जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल मीन से फूड प्रोड्यूस करते हैं, राइट। नेक्स्ट, these are mostly multicellular filamentous form living in water and the body is covered with mucilaginous sheath। ये यही है ना? हाँ। The genetic material is a type of prokaryotic. Chlorophyll A, chlorophyll B, keratins and xanthophylls are the photosynthetic pigments. देखो, कुछ बैक्टीरिया में ये चारों पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो इन्हें डिटरमाइन करता है कि ये जो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। फिलामेंट शोस हेटेरोसिस्ट विद हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? सॉइल में जनरली नाइट्रोजन फिक्सेशन देखा जाता है, तो मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या होता है, जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है, यानी उपजाऊ होती है। अगर मैं उसमें कुछ ग्रो करना चाहूं, सीड्स लगा दूं, तो वो प्लांट ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि वो सॉइल फर्टाइल है, और सॉइल को फर्टाइल होने के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन होना जरूरी होता है। ठीक है, ये हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, तो हेटेरोट्रोप्स आर मोस्ट अबंडेंट। अब हमने स्टार्टिंग में देखा था जो बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली हेटेरोट्रोप्स होते हैं, ऑटोट्रोप बहुत कम होता है।
ठीक है। अब हेटेरोट्रोफ्स में जनरली मोस्ट ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स विच आर नोन फॉर ब्रेकिंग डाउन द लार्ज मॉलिक्यूल इन सिंपल मॉलिक्यूल्स और मिनरल्स। आपको भी पता है कि जो एनिमल वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, एनिमल वेस्ट मटेरियल मिट्टी में घुल जाता है, तो मिट्टी में घुल जाने का मतलब होना है कि वो डिकम्पोज हो जाता है ना, जिसको हम खाद कहते हैं। ठीक है। अब डिकम्पोज क्यों हो रहा है? वो डिकम्पोज होने के लिए कुछ तो होना चाहिए। डिकम्पोज होने के लिए यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है सॉइल में, जो इन क्या कहते हैं वेस्ट मटेरियल्स को डिकम्पोज यानी सड़ा रहे हैं, और सड़ा के वो उसे मिट्टी में खाद बना रहे हैं। ठीक है, इसीलिए वो सॉइल के लिए अच्छी होती है। समझ में आया? Next, they can be anaerobes, help in curdling of milk, anaerobes in absence of oxygen, aerobes in presence of oxygen। यानी anaerobes का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये बैक्टीरिया कर्लिंग ऑफ मिल्क करते हैं, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। जो कर्लिंग ऑफ मिल्क करेगा वो लैक्टोबैसिलाई करेगा, लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया का नाम है। और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा वो होता है एजेटोबैक्टर्स। एंटीबायोटिक जो बनाएगा वो होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस। ठीक है, ये तो पता है ना, एंटीबायोटिक जो हम दवा खाते हैं, ठीक है, वो स्ट्रेप्टोमाइसिन से बनता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स हो गया। कंपोस्टिंग ऑफ डिग्रेडिंग ऑयल। ठीक है, बट द स्टोरी डजंट एंड हियर, सम ऑफ द पैथोजेंस। अब देखो, ये तो मेरे गुड बैक्टीरिया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ बैक्टीरिया गुड होते हैं, कुछ बैक्टीरिया बैड होते हैं। तो जो कर्लिंग कर रहा है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा रहा है, जो डिकम्पोज करवा रहा है, ये सारे गुड बैक्टीरिया हैं, ये काम कर रहे हैं हमारे लिए। लेकिन कुछ हमारे लिए पास ऐसे भी बैड बैक्टीरिया होते हैं जो पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस यानी ये फॉरेन बॉडीज होती हैं जो हमारे अंदर एंटर करती हैं, हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को डिस्टर्ब करती हैं। वो पैथोजेंस होते हैं कॉजिंग डिजीजेस लाइक टाइफाइड, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस। ये सारी बीमारियां बैक्टीरिया से ही होती हैं। ठीक है, टाइफाइड बहुत कॉमन बीमारी है आज के टाइम में, सभी जानते हो, राइट। अब ये देखो, ये है साइनोबैक्टीरियम, इसको नॉस्टॉक कहते हैं। इसके पास हेट्रोसिस्ट है, म्यूसिलेजिनियस शीट। म्यूसिलेजिनियस शीट यानी एक तरह की लेयर बनती है बाहर की तरफ, जो इनको प्रोटेक्ट करती है बाहर के एक्सट्रीम कंडीशन से। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट किंगडम मोनेरा। अब नेक्स्ट हमारा किंगडम आता है किंगडम प्रोटिस्टा। देखिएगा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड ऑल द यूनिसेल्युलर बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। देखो, बैक्टीरिया में क्या आया था? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आए थे, राइट। लेकिन प्रोटिस्टा में, सॉरी बैक्टीरिया बोल रहा हूँ, मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स थे। लेकिन हमें प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मिलेगा। देखो, मोनेरा भी यूनिसेल्युलर है, प्रोटिस्टा भी यूनिसेल्युलर है, लेकिन फर्क ये है कि जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोट्स था, प्योरली प्रोकैरियोट्स, लेकिन प्रोटिस्टा है वो यूनिसेल्युलर होते हैं। ठीक है, एक बात बता देता हूं आपको, पूरे पांचों किंगडम में सिर्फ एक ही किंगडम ऐसा है जिसमें सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, मोनेरा में। यानी जितने भी छोटे मोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है कुछ, उसके अलावा जो भी होंगे, तो वो सारे के सारे मोनेरा में आते हैं। इसके बाद जितने भी सारे लिविंग्स हैं, वो अब बाकी के चार किंगडम में देखने मिलेगा मुझे, जिनमें से जो यूनिसेल्युलर है वो प्रोटिस्टा में आ गया। ठीक है, दिस ऑर्गेनिज्म शो लिंक विद ऑल यूकैरियोटिक किंगडम्स लाइक प्लांटे, फंगाई, एनिमल। इन्होंने क्या कहा कि ये सारे के सारे लिंक्ड हैं अदर किंगडम से, यानी अब सब में मुझे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ही देखने मिलेंगे। आगे, जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, इसको हम क्राइजोफाइट्स कहते हैं। जो प्लांट्स की तरह प्रोटिस्टा होते हैं, जो प्रोटिस्टा प्लांट की तरह दिखते हैं, उसे हम क्राइजोफाइट्स कहेंगे। एंड जनरली दे आर नोन एज फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होता है? जो समुद्र में आपको, यानी सी में आपको, वाटर बॉडीज में आपको जो प्लांट्स मिलता है, उसे हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। ठीक है, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक एंड मेजर प्रोड्यूसर इन ओशंस। वही कहा ना मैंने आपको कि जो आपको वाटर बॉडीज में प्लांट्स दिखाई देगा वही होता है फाइटोप्लैंक्टन्स, और ये आपको जनरली ओशन में बहुत ज्यादा देखने मिलता है। आपने देखा होगा ओशन में बहुत नीचे की तरफ सी बेड्स पे बहुत ज्यादा प्लांट्स होते हैं, रॉक्स पे भी लग जाती है, राइट। ठीक है, और ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक मानी का मतलब ये है कि ये खुद अपने फूड को प्रोड्यूस करते हैं, राइट। अब इसमें मोस्टली मोस्ट ऑफ देम आर डाई एटम्स, एज द बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ टू सोप बॉक्स लाइक फिटिंग इज नोन एज बाय सिलिका कवर्स। अभी देखो, ये जो बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया की बॉडी अगर देखे जाए हम, तो इस बैक्टीरिया की बॉडी कुछ इस तरह से होती है, देखना यहाँ पे ये ऐसा होता है, देखो। सोप बॉक्स तो सब लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे एक के ऊपर एक सोप बॉक्स रखते हैं ना हम लोग, राइट।
इन द सेम वे यहाँ पे भी जो सोप बॉक्स है आप देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसा इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है इस बैक्टीरिया का, ठीक है, एक के ऊपर एक ऐसे रहते हैं, ठीक। ये होता है सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। और जो इनकी लेयर्स होती हैं ये बनी होती है सिलिका की। सिलिका तो आप सभी जानते हो क्या होता है, ठीक है, ये बनी होती है सिलिका की। नेक्स्ट, डायएटमेशियस, इन्हें हम डायएटमेशियस अर्थ कहते हैं। दीज आर नथिंग बट दिस शेल्स लेफ्ट बिहाइंड फॉर सो मेनी ईयर्स, यानी ये ऐसा नहीं है कि रोज बनता है, ये धीरे धीरे सिलिका के डिपोजिशन से बना है। यानी देखो समुद्र में देखें जाए तो बहुत सारा मिनरल्स पानी में डिजॉल्व शेड में है, राइट, तो ये सारे मिनरल्स धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं, एक के ऊपर एक डिपॉजिट होते जाता है, डिपॉजिट यानी जमा होना। ये धीरे धीरे एक के ऊपर एक के ऊपर एक सिलिका डिपॉजिट होता गया होता गया होता गया, तब जाके इन्होंने डाई एटम्स फॉर्म किया। तो डाई एटम्स ऐसा नहीं कि रोज बनता है भाई, रोज नया बनता नहीं है, ये धीरे धीरे ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिलिका ये इस तरह फॉर्म हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ा है डायएटमेशियस अर्थ। डायएटमेशियस अर्थ इज अ ग्रैन्युलर, हेंस दे फाइंड इट यूज्ड इन द पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन। ये ग्रैन्युलर्स होते हैं यानी दानेदार होते हैं, ठीक है, डायएटम्स। सो इन्हें हम पॉलिशिंग के लिए यूज करते हैं, किसी सब्सटेंस को पॉलिश करना होगा तो उसे उसके लिए यूज की जाती है, शाइनी सरफेस देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं डाइनोफ्लैजलेट्स, सही है ना। नेक्स्ट है डाइनोफ्लैजलेट्स, ये भी है प्रोटिस्टा का पार्ट। डाइनोफ्लैजलेट जनरली एक्वाटिक होता है और फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोजिक स्टिफ प्लेट्स, दिस पोजेस अ पेयर ऑफ फ्लैजिला। यानी जो डाइनोफ्लैजलेट्स होते हैं इनके अंदर आपको फ्लैजिला देखने मिलेगा। फ्लैजिला क्या होता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, राइट। दे possess a pair of flagella, they have wide range of photosynthetic pigment which can be yellow, green, brown, blue and red। डाइनोफ्लैजलेट्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होगी। क्यों फोटोसिंथेसिस होगी, क्योंकि इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट है, और वो भी प्रेजेंट है डिफरेंट कलर्स में, देखिए येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड। और इसमें जो डाइनोफ्लैजलेट्स होता है उसे हम गोनियोलेक्स कहते हैं, जो रेड टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रेड टाइड का मतलब होता है, आपने कभी समुद्र को रेड देखा हुआ है, पानी लाल देखा हुआ है क्या? लाल क्यों दिखता है? लाल इसलिए दिखता है क्योंकि पानी में एक स्पीशीज है जिसका नाम है गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स का गोलियोलेक्स के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ये कलर के, जिनमें से रेड भी एक कलर होता है, ठीक है। इसी रेड पिगमेंट की वजह से जो पानी का कलर है वो लाल दिखाई देता है, ठीक है। तो पानी का कलर लाल इसलिए दिखाई देता है बिकॉज ऑफ गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स इज अ प्रोटिस्ट विच consist of photosynthetic pigments which of this yellow, green, brown, blue, red color, in which the red photosynthetic pigment is responsible for the sea to appear red। जो समुद्र लाल दिखता है, समुद्र का पानी लाल दिखता है, वो इसी वजह से दिखता है। आगे नेक्स्ट बात, मैंने माइक्रोप्लाज्मा नहीं पढ़ाया क्या आपको? सॉरी, मैंने यहीं से स्टार्ट कर दिया लगता है, ठीक है चलो, माइक्रोप्लाज्मा ही रह गया था। ये माइक्रोप्लाज्मा हमारा मोनेरा का पार्ट है, ठीक है, छोटा सा चीज देख लो। दीज आर द स्मॉलेस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी पूरे मोनेरा में सबसे छोटी चीज कोई है तो वो माइक्रोप्लाज्मा होता है। इनके पास ना सेल वॉल होता है और ये बहुत ज्यादा पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड रेजिस्टेंट टू कॉमन एंटीबायोटिक्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, यानी सेल वॉल के एब्सेंस में ये ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं कॉमन एंटीबायोटिक्स के। यानी जो माइक्रोप्लाज्मा होता है ये नॉर्मल हमारे एंटीबायोटिक्स हम खाते हैं, लेते हैं एंटीबायोटिक्स, उनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है। इसे अगर मारना होगा तो मुझे हाई डोज देना पड़ेगा या हाई पावर की दवा लेनी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, डायनोफ्लैजेट्स देख रहे थे हम। डायनोफ्लैजेट्स में हमें देखिए यहाँ पे ये गोनियोलेक्स है, देखो यही गोनियोलेक्स होता है। गोनियोलेक्स का वेंट्रल व्यू देखिए और उसका डॉर्सल व्यू देखिए। वेंट्रल यानी आगे से, डॉर्सल यानी पीछे से। वेंट्रल कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इसमें एक अपाइकल होल होता है और ऊपर के पार्ट को हम एपिथिका कहते हैं। एपी का मतलब अबाव एंड हाइपो का मतलब बिलो, और ये नीचे वाले पार्ट को हाइपोथिका। ये सल्कस है जो इन्हें डिवाइड कर रहा है, ये बीच वाले पार्ट को हम सैनिकुलम कह रहे हैं, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की चीजें जो है ये प्लेट्स होती है इनकी। ये सपोज कीजिए ऐसे मैंने बहुत सारे ऐसे प्लेट्स जोड़ जोड़ के इन्हें बनाया है, ठीक है, तो ये प्लेट से बने हुए रहते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट है हमारे पास यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स के पास सेल वॉल नहीं होता है और ये बहुत, इनकी कवरिंग जो होती है बहुत टफ होती है। टफ इसलिए होती है क्योंकि बनी होती है प्रोटीनेशियस पेलिकल्स से, यानी प्रोटीन लाइक सब्सटेंस से बनी होती है, इसलिए बहुत ज्यादा टफ होती है। अभी देखो जो हमने मोनेरा में देखा था, मोनेरा का जो सेल वॉल होता है पेप्टिडोग्लाइकेन, वो भी तो प्रोटीनेशियस था ना,
वो भी प्रोटीन से बना था, तो इसलिए वो भी टफ था। यहाँ पे भी इनकी जो सेल वॉल होती है वो प्रोटीनेशियस कवरिंग से बनती है। सो रिलैक्स सेल वॉल नहीं होती, बट इनके पास कवरिंग होती है सेल वॉल लाइक, सेल वॉल की तरह कवरिंग होती है जो प्रोटीनेशियस होती है। दे पोजेस टू फ्लैजिला। आपने यूलिना का स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा, ये यूलिना है हमारा, ठीक है। यूलिना के पास दो फ्लैजिला होती है, एक शॉर्ट होती है एक लॉन्ग होती है। और जनरली ये जब लाइट की प्रेजेंस नहीं होगी, यानी देखो फोटोसिंथेसिस अगर करना है तो फोटोसिंथेसिस हमेशा लाइट की प्रेजेंस में होता है, राइट। तो अगर लाइट ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस के चांसेस हैं नहीं है, राइट। तो फोटोसिंथेसिस अगर लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो उस कंडीशन में ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करेंगे एंड बट पोजेस पिगमेंट्स सिमिलर टू दैट ऑफ हायर प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करेगा तो नहीं, बट इनके पास कुछ ऐसे पिगमेंट्स हैं जो हायर प्लांट्स की तरह दिखते हैं, ठीक है, राइट। नेक्स्ट जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अब देखिए नेक्स्ट जो है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। हमने सारे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट देख लिए, नेक्स्ट अपना आता है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। अब एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को हम प्रोटोजोअन्स भी कहते हैं। आपने प्रोटोजोआ का नाम सुना है ना? हाँ। अब प्रोटोजोअन्स जो है इनके पास भी सेल वॉल की प्रेजेंट नहीं होता, यानी सेल वॉल एब्सेंट है, और ये भी हेटेरोट्रॉप होते हैं, यानी ये भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं। दे बिलीव इन द प्रिमिटिव एनिमल फॉर्म। अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स हैव अ सूडोपोडिया एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन। आपने अमीबा का जानते हो? अमीबा, अमीबा के अंदर लोकोमोशन के लिए सूडोपोडिया होता है कि नहीं? तो इनके अंदर भी सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर होता है, सूडोपोडिया नहीं होता है, सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इनके लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब आपको पता है अमीबिक डिसेंट्री होता है, हमें लूज मोशन होता है जो, ठीक है, वो क्यों होता है? वो होता इसलिए है कि एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, उसके वजह से वो मेरे इंटेस्टाइन में जाके डिजीज कॉज करता है, अमीबिक डिसेंट्री, इसीलिए हमको लूज मोशन होता है, ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हैव अ फ्लैजिला एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन। और कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जिनके पास फ्लैजिला है, तो इसलिए उसका नाम पड़ जाता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। इसमें एक आता है ट्रिपैनोसोमा, इज अ कॉमन फ्लैजिलेटेड पैथोजन व्हिच कॉज एज अ स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, बहुत कॉमन नेम है। तो स्लीपिंग सिकनेस आता क्यों है, ठीक है, वो इसलिए आता है ये ट्रिपैनोसोमा की वजह से। ट्रिपैनोसोमा जो है एक टाइप का फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है। आगे पैरामीशियम इज अ सीलिएटेड प्रोटोजोन। सीलिएटेड यानी सीलिया लाइक, सीलिया क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पैरामीशियम सीलिएटेड प्रोटोजोन है, सीलिया उनके लोकोमोशन में मदद करता है। और पैरामीशियम में एक गलेट ओपन होता है उनके सरफेस पे, यानी जो पैरामीशियम की बॉडी होती है, पैरामीशियम की बॉडी के ऊपर एक ओपनिंग होती है, होल होता है, उसे हम कहते हैं गलेट। हमारे पास भी गलेट है, यहाँ पे माउथ के जो ओपनिंग है माउथ की, उसे हम गलेट कहते हैं ना, है कि नहीं? तो उसी तरह पैरामीशियम के बॉडी सरफेस पे भी आपको गलेट देखने मिलेगा, राइट। इट कॉजेस मलेरिया, सॉरी, प्लाज्मोडियम इज अ स्पोरोजोअन प्रोटोजोआ, यानी प्लाज्मोडियम जो है वो स्पोर कंटेनिंग प्रोटोजोआ है जो मलेरिया कॉज करता है, राइट। इट फॉर्म्स स्पोर्स इन द ऑफ इट्स लाइफ स्टेज। अब मलेरिया के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है, आगे आगे हमारे पास आएगा चैप्टर हमारे लिए। तो मलेरिया जो है, मलेरिया की एक लाइफ साइकिल चलती है, ठीक है। कैसे वो मलेरिया, देखो मलेरिया जो है अपने स्पोर्स को क्या करता है, अपने स्पोर्स को किसी और के बॉडी में इंजेक्ट करता है। वो स्पोर्स उस इंसान के लिवर में जाके उन सेल्स को डिवाइड करते हैं, दोबारा से वो अपने सेल्स को डिवाइड करके मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं, और उसके बाद दोबारा वही सेल्स ब्लड में घूमता रहता है, फिर दोबारा से मच्छर काटता है, तो वो मच्छर उन्हीं स्पोर्स को लेकर फिर किसी ऐसे नॉर्मल हेल्दी इंसान को जाके इंजेक्ट करता है, वापस से काटेगा उसे, फिर वही स्पोर्स दोबारा से वहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से मलेरिया फैलता है, ठीक है। तो मलेरिया फैलने का रीजन यही है कि वो स्पोर्स को रिप्रोड्यूस कराते हैं किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में। होस्ट का मतलब है खुद रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, किसी दूसरे की बॉडी में रिप्रोड्यूस करवाएगा, और बाद में उन्हीं स्पोर्स को वहां से दोबारा से सक करके किसी नॉर्मल हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट कर देगा, फिर वो पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मलेरिया फैलता है, ठीक। तो ये डिजीज के बारे में 12th में हमारे पास चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें आप बहुत अच्छे से समझोगे। नेक्स्ट देखिएगा, तो फंगाई लाइक प्रोटिस्ट। जो प्रोटिस्ट फंगाई की तरह दिखता है, देखो दे आर मेनली आर मिक्सोसिट्स, मिक्सोमाइसिटिस। दिस सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म, सेप्रोफिटिक का मतलब होता है जो फीड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। दीज आर सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन डिकेइंग लीव्स, यानी जो लीव्स मर चुकी हैं, ठीक है, जो सड़ चुके हैं लीव्स,
उन लीव्स पे आपको मिक्सिमाइसिटीज दिखने मिलेंगे और दे सेल एग्रीगेट टू फॉर्म अ लार्ज सेल ऑफ मास कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम। यानी ये जो मिक्सिमाइसिटीज होती हैं, फंगाई प्रोटिस्ट होते हैं, इनकी सेल आपस में एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं और इकट्ठा होने के बाद ये प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं। अब ये जो प्लाज्मोडियम है, ये वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं, मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, ये दूसरा प्लाज्मोडियम है, ठीक है। एंड ये प्लाज्मोडियम बहुत टफ होता है और इन मिक्सिमाइसिटीज यानी फंगाई लाइक प्रोटिस्ट को हेल्प करता है एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करने के लिए, यानी हाई टेम्परेचर हो गया या लो टेम्परेचर हो गया, इन कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए हेल्प करता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट किंगडम प्रोटिस्ट, ठीक है। सो ओके, इतना ही था आज के लेक्चर में। सो वी विल स्टॉप हियर एंड विल कंटिन्यू दिस पार्ट, रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। थैंक यू।